टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, जहाँ मन करे वहाँ जुड़िए, बट पॉजिटिव रहिए और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस रखिए, है ना। कहीं कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार। आपकी क्लास डेली देखने के लिए ऑन करती हूँ बट क्लास स्टार्ट ही नहीं होती है। आज अब तो हो गई होगी, हैं। अपनी योगा मैट को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। देखो एक बार लो, पोल ले लो और पोल में आंसर करो फटाफट से। पोल लो और पोल में आंसर करो। किसी ने एक अपडेट दिया है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ सीटेट की वेबसाइट पे ये फेक है कि सच है ना। कुछ भी नहीं है वेबसाइट पे, और कुछ लोग ये फैलाने में लगे हुए हैं कि अगस्त में फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। ये बातें पता नहीं कब से चल रही हैं, जब होगी तब सच में ऑफिशियल वेबसाइट से पता लग जाएगा। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे रत्ती भर का कोई अपडेट नहीं है, ठीक है जी। चलिए आते हैं इसी बात पे। व्हाट इज रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी क्षेत्रीय कला और शिल्प क्या है, या क्षेत्रीय शिल्प कला क्या है, किसको कहेंगे क्षेत्रीय या रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट। बताइए। हमारे सामने भारतवर्ष में से बहुत सारे उदाहरण हैं क्षेत्रीय कला के या रीजनल आर्ट फॉर्म के। फर्स्ट ऑप्शन है आर्ट ओरिजिनेटिंग अमॉन्ग द पीपल ऑफ रीजन रिफ्लेक्टिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, यानी क्षेत्र के लोगों के बीच उत्पन्न कला उनकी पारंपरिक संस्कृति को दर्शाती है, उसको रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं। या फिर बी ऑप्शन आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड टू दी पर्टिकुलर रीजन, आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि एक पर्टिकुलर रीजन से संबंधित हो, या फिर द आर्ट वी कैन सी एट वेरियस प्लेसेस, या फिर लास्ट ऑप्शन मॉडर्न आर्ट इन्फ्लुएंस्ड विद ट्रेडिशनल अप्रोच। रीजनल आर्ट की अगर हम बात करें, करवा देंगे रीड के लिए भी भाई, ब्लूम टैक्सोनॉमी भी तो आपके काम की है। पहले हम उत्तर देख लेते हैं, आपने कितने लोगों ने, कितने परसेंट लोगों ने सही दिया है। 78% आंसर सही है, जो कि ए ऑप्शन दे रहे हैं। बात आपकी सही है बिल्कुल। बात हो रही है कि आर्ट ओरिजिनेटिंग अमॉन्ग द पीपल ऑफ रीजन रिफ्लेक्टिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। जो प्रॉपर आंसर है वो ये है, आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, किसी रीजन से रिलेटेड, या फिर क्षेत्र के लोगों के बीच उत्पन्न हुई, उसी क्षेत्र उसी रीजन में उत्पन्न हुई उनकी ट्रेडिशनल कल्चर को दर्शाती है जो आर्ट फॉर्म, उसको रीजनल आर्ट या क्षेत्रीय कला बोलते हैं। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो वो एक वहाँ के कल्चर को दर्शाती है। जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, मिथिला पेंटिंग भी कह देते हैं उसको। तो बेसिकली वो उस एक क्षेत्र से ओरिजिनेट हुई है वहाँ के लोगों के द्वारा, जो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को, उनकी संस्कृति को दर्शाती है। कंप्लीट बात ए ऑप्शन होगी, बी जो है वो इनकम्प्लीट है। ज्यादा बेहतर ऑप्शन ए है, इसलिए हम ए के साथ गए हैं, ठीक। वेरियस प्लेसेस पे जाना, फिर वो रीजनल आर्ट पूछा है ना हमसे, ये तो नॉर्मल आर्ट हो गई, ये भी ऑब्वियसली वेरियस प्लेस पे ही जाएगी, लेकिन एक्जैक्ट मीनिंग पूछा है, जो पूछा है वही हम जवाब देंगे। मॉडर्न आर्ट इन्फ्लुएंस्ड विद ट्रेडिशनल अप्रोच, ऐसा नहीं है यहाँ पे। मॉडर्न और रीजनल की बात को हम इस तरह से घुमा नहीं सकते, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। अब बढ़ेंगे हम बी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट पोल के लिए तैयार हो जाएगा, फिर समझेंगे। व्हाट आर द इसेंशियल क्वालिटीज इन अ सोशल स्टडीज टीचर, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक में आवश्यक गुण कौन से होने चाहिए, ये पूछा है। नेक्स्ट पोल ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। साक्षी कह रही है दीदी इंतजार करना बहुत मुश्किल लगता है। कोई नहीं, जल्दी से इंतजार आपका खत्म होगा, टाइम पे आना हम शुरू करेंगे। आज दिल्ली में खूब बारिश हुई है और बहुत ही दिनों के बाद मेरे पिताजी की बाइक खड़ी हुई थी तो मैंने थोड़ी सी राइड कर ली, इस चक्कर में मैं हो गई लेट, है ना। एक छोटा सा काम भी था, वो भी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हाट आर द इसेंशियल क्वालिटीज इन अ सोशल स्टडीज टीचर, एसएसटी के टीचर में कौन सी क्वालिटीज इसेंशियल होंगी, जरूरी होंगी, महत्वपूर्ण होंगी। देखिए पहला ऑप्शन है अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी वेल इक्विप्ड इन एकेडमिक एप्टीट्यूड, अ स्पेशलिस्ट इन सोशल स्टडीज वाइडली ट्रेवल्ड मेथड ऑफ टीचिंग, अ गुड सिटीजन इक्विप्ड विद एकेडमिक एप्टीट्यूड, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज एंड सोशल इश्यूज, या फिर वेल इक्विप्ड इन ह्यूमन क्वालिटीज, आर साइंटिस्ट एंड एन आर्टिस्ट। मतलब टीचर चाहिए कि भगवान चाहिए, कि साइंटिस्ट भी हो, आर्टिस्ट भी हो, सब पता हो उसको, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर बेहतर है वो सी बेहतर है, और ज्यादातर लोग आंसर सी ही दे रहे हैं। 53% लोगों ने आंसर सी ही दिया। लग रहा है आजकल पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने। अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी वेल इक्विप्ड इन एकेडमिक एप्टीट्यूड, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन इससे ज्यादा कंप्लीट बात ये है, और जो ज्यादा कंप्लीट है बाकी ऑप्शंस को अपने अंदर समाहित करके रखती है, वो ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, ठीक। स्पेशलिस्ट इन सोशल स्टडीज, स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए हमें, कोई भाषाविद थोड़ी चाहिए, या हमें कोई साइंटिस्ट थोड़ी चाहिए। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो पढ़ाना है उसको अच्छे से समझता हो, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो, एकेडमिक एप्टीट्यूड हो, कि जिनको पढ़ाना है उनको वो समझा पाए। डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन क्वालिटीज की, क्योंकि इस सब्जेक्ट का अपनी ये मांग है भाई। जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसकी अपनी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पढ़ने के, उसी तरह से जब आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो ह्यूमन क्वालिटीज और सोशल इश्यूज के बारे में जानना जरूरी है, ठीक। तो इसलिए सी ऑप्शन बेहतर है। ह्यूमन क्वालिटीज और आर्टिस्ट हो, ये तो बेकार का डिस्ट्रैक्शन कहते हैं ऐसे ऑप्शंस को। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए एक बार। द टॉपिक्स, पहले मैं पोल दे देती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा धन्यवाद प्रियंका। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए और जवाब दीजिए। ये ऑप्शंस अलग हैं, क्वेश्चन में भी सेम मिल जाए तो इसको रिपीट नहीं कह सकते हैं आप, है ना। आसपास के क्वेश्चंस हैं। द टॉपिक्स कवर्ड इन सोशल साइंस करिकुलम फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स लाइक फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, आर क्लोथ्स, आर फूड, आर कंट्री इवॉल्व्स व्हाट। मतलब विभिन्न आयु समूहों के लिए सोशल साइंस यानी जो हमारा सामाजिक अध्ययन है उसके पाठ्यक्रम में शामिल विषय जैसे भारत के त्योहार, विभिन्न प्रकार के परिवार, हमारे पहनने के कपड़े, हमारे भोजन, हमारा देश आदि पढ़ने से बच्चे के अंदर विकसित क्या होगा ये पूछा है। बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है सोशल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उसकी, मतलब सामाजिक समझ बढ़ेगी बच्चे की, क्योंकि वो ये जान रहा है मैं किस समाज में रहता हूँ, हमारे यहाँ त्योहार कौन से होते हैं, हम कपड़े कौन से पहनते हैं, हम खाना कौन सा खाते हैं, हमारे यहाँ लोगों का क्या कल्चर है, ये सोशल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फ्यूचर सिटीजन होने के नाते उसकी आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जानेगा। या फिर कल्चरल बैकग्राउंड बेहतर होगा, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। क्या ये तीनों चीजें यहाँ इंक्लूड नहीं हो जाएंगी ए ऑप्शन में?
कि उसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग यदि बढ़ेगी कि समाज कैसे काम करता है, समाज क्या है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे एक व्यवस्था बनती है, तो वो खुद को भी समझ पाएगा, वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति उसको भी समझ पाएगा और कल्चरल बैकग्राउंड को भी जानेगा जब वो समाज को जानेगा। सिंपल बात है, तीनों ऑप्शंस को इंक्लूड कर लिया ये ऑप्शन ने, और ऐसा ऑप्शन बेस्ट है जो अपने अंदर इंक्लूड कर ले, जो इंक्लूसिव हो, अदर ऑप्शंस को भी अपने अंदर समाहित करता हो। तो ये ऑप्शन इज मच बेटर देन अदर ऑप्शंस जिसमें कल्चरल बैकग्राउंड पे सिर्फ आप लोग ध्यान दे रहे हो। इसमें सिर्फ कल्चरल बैकग्राउंड की बात नहीं हो रही, बैकग्राउंड की बात हो रही है क्या, पास्ट की बात हो रही है क्या, पास्ट की नहीं हो रही है बात प्रेजेंट की हो रही है अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो। इसलिए ए ऑप्शन सही है, गलत गलत आंसर मत दिया करो। गुस्सा आता नहीं है, लेकिन आना चाहता है। 45% लोगों ने ए, अब तो आप बाद में आंसर बदल देते हो, बहुत चालाक हो। खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा। देयर आर मेनी मोर मल्टी लेवल एरियाज, पहले मैं बोल दे देती हूँ फिर पढ़िए इतने इसको। सीटेट का पेपर कब होगा देखो किसी को नहीं पता, हद से हद या तो अगले महीने आ जाएगा अपडेट, वैसे उम्मीद कमी लग रही है मुझे तो, बट आ गया तो पेपर हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद तो फिर मुझे लगता नहीं कि इस साल हो पाएगा अगर अगस्त में भी नहीं दिया तो। वैसे तो कायदे में जुलाई में आना चाहिए था, पता नहीं क्या चल रहा है इन लोग का, क्या कर सकते हैं मतलब, है ना। देखो एक बार आंसर करो। पहला जिनको क्लियर नहीं है वो क्वालिटी इंक्रीज कर लो अपने एंड से। देयर आर मेनी मोर मल्टी लेवल एरियाज इन एनवायरमेंटल एजुकेशन डिसिप्लिन, व्हाट इश्यूज डज इट प्राइमरीली फोकस ऑन। यानी पर्यावरण शिक्षा अनुशासन में कई और बहुस्तरीय क्षेत्र हैं, यह मुख्य रूप से किन मुद्दों पर केंद्रित है, मतलब मल्टी लेवल एरियाज पे हम फोकस करते हैं, आसपास की सराउंडिंग है, दुनिया भर की चीजें हैं, उनमें कौन सी चीजें हैं ये पूछा है। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड एनवायरमेंट, इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी, रिचनेस एंड पोटेंशियल थ्रेट्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेचुरल एंड इंड्यूस्ड डिजास्टर्स एंड पॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट। सारे सही लग रहे होंगे आपको और सारे सही भी हैं, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ एक सही है। लाइक करने को ना बोलो तो करते नहीं हो, है लाइक शेयर करते रहा करो। देखो पर्यावरण शिक्षा अनुशासन में जो बहुस्तरीय क्षेत्र हैं, कई सारे क्षेत्र समाहित हैं, वो किन मुद्दों पर केंद्रित हैं। तो पहला ऑप्शन है संसाधनों का टिकाऊ उपयोग या हम कहें सही ढंग से उपयोग, है ना, सस्टेनेबल यूज के हमारे जो रिसोर्सेज हमारे अराउंड है, चाहे वो पेट्रोल से लेकर हमारे एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं, हम उनको इस तरह से यूज करें कि वो आपको ऐड याद होगा, एक एडवर्टीजमेंट आता था जब मैं भी छोटी थी कि एक बच्चा अपने पापा के साथ एक कार में बैठा हुआ है और वो रास्ते में रुकते हैं और फिर वो पेट्रोल रेड लाइट पे जो इग्निशन है उसको ऑन छोड़ देते हैं इंजन को, और वो बच्चा फिर कहता है कि मतलब जैसी आपकी हरकतें हैं उस हिसाब से तो हम लोग का फ्यूचर सिर्फ साइकिल पे है क्योंकि आप लोग रिसोर्सेज छोड़ोगे ही नहीं हमारे लिए। तो वो वाली चीज जो है वो क्या हमें किस चीज के प्रति सेंसिटाइज कर रही है, एनवायरमेंट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको सस्टेनेबल यूज करें, इतना हम एक्सप्लॉइट ना करें कि वो रिसोर्सेज ही ना बचे। तो एनवायरमेंट का सबसे पहला कंसर्न ये है पढ़ाने का, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड एनवायरमेंट। अब इंटर रिलेशनशिप लिविंग बीइंग्स के बीच और एनवायरमेंट के बीच, जो जीवित प्राणी है और उनके एनवायरमेंट के बीच जितने भी इंटर रिलेशनशिप है वो तीनों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। इन तीनों में जो बात हुई है वो एक अकेले ऑप्शन में हो गई। इस तरह से आप क्वेश्चन को पहचानोगे और सही आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, ए ऑप्शन बेहतर है बाकी ऑप्शन से, जो कि आप लोग भी 68% आंसर सही आए हैं इसको लेकर के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज जस्ट 11 क्वेश्चंस हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट कैन बी डन टू डेवलप इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग आर्ट एजुकेशन, यानी कला शिक्षा के संबंध में छात्रों के बीच रुचि विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि आर्ट एजुकेशन में बच्चा ले इंटरेस्ट, तो आप क्या करें ये पूछा है, बताइए एक बार फटाफट से जवाब दीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5, 4 ऑप्शन आपके सामने, पोल आते हुए, पोल अभी बनाने में लगी हुई हूँ, लो आंसर करो फटाफट से। हेल्पिंग देम टू चूज एंड परफॉर्म एनी आर्ट फॉर्म फ्रॉम एनी आर्ट फॉर्म दे लाइक टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यानी उनको आप मदद करेंगे कि भाई कोई भी आर्ट फॉर्म चूज कर लो जिसके माध्यम से तुम अपने आप को क्या कर पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ, जो कि हर एक आर्ट फॉर्म की बहुत बड़ी विशेषता है या फंक्शन है कि आर्ट फॉर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना, चाहे वो गाना हो, पेंट करना हो, म्यूजिक हो, मतलब कंपोज करना हो, राइटिंग हो, कुछ भी हो। बेसिकली आर्ट फॉर्म का एक उद्देश्य ये है कि हम एज ह्यूमंस खुद को एक्सप्रेस कर पाएं, हमारा एक्सटेंशन है वो कहीं ना कहीं। ठीक है जी बात। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को मौका देंगे कि वो चूज करें और परफॉर्म करें एनी आर्ट फॉर्म पॉसिबल जो भी उनको एक्सप्रेस करने में मदद करे खुद को, चाहे वो गीत गाना हो, चाहे पोएम लिखना हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक, पेंटिंग हो। मेकिंग आर्ट सब्जेक्ट कंपलसरी, कंपल्शन से आज तक कोई भी रियल चीज निकल करके नहीं आती, मजबूरी से, ठीक। गिविंग एक्स्ट्रा मार्क्स टू स्टूडेंट्स टेकिंग आर्ट सब्जेक्ट, अगेन ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, सिर्फ मार्क्स के लिए आप काम करा रहे हैं। टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स थ्रू आर्ट, उनको अवेयर करें कि इंपॉर्टेंस कितनी जरूरी है आर्ट फॉर्म, इसलिए एक्सप्रेस करो। बट क्या यहाँ पे ज्यादा बच्चा एक्टिव नहीं होगा, जहां उसको चूज करने का मौका मिलेगा, जहां वो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, अपनी मर्जी से इन्वॉल्व होगा, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हो, वो बेस्ट ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन मच बेटर है बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में। पोल को कर देते हैं एंड, और ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज योगा हेल्प स्टूडेंट्स, योग जो है वो छात्रों की मदद कैसे करता है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चे जैसा क्वेश्चन है, बस सही से जवाब देने की जरूरत है इसके लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का पोल आपके सामने है, आंसर कीजिए पोल में, फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। हेल्दी एंड मेंटली स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा योगा, वाइल मेडिटेटिंग, मेडिटेशन में ध्यान करते समय फिजिकल फिटनेस बढ़ाएगा, या बीइंग एक्टिव इन योगा एक्टिविटीज। चारों बातें सही हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बेस्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, बच्चा हेल्दी बनेगा। हेल्दी में क्या हो गया, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों हो गए, साथ साथ मेंटली स्ट्रांग बनेगा क्योंकि फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में योगा मदद करता है। सिंपल बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, आगे बढ़ जाएंगे इसी बात पे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे जो कि जरूरी भी है। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बैरियर्स टू पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल आर गिवन एज फॉलोज एक्सेप्ट फॉर दिस वन। मतलब जो रुकावटें हैं पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन में स्कूल के अंदर, उनमें से कौन सी एक रुकावट नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, इसको आप बहुत गलत करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का पूछने का तरीका, लहजा जो है वो लहजा अलग है नॉर्मल से।
लैंग्वेज का खेल है सारा, इसमें गलतियां आप खूब करोगे, एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी कि आप क्या आंसर कर पाते हो। पोल आपके सामने, और इसी बात पे हम लोग 3100 लोग जुड़ चुके हैं और सिर्फ 2100 लोगों ने लाइक किया है। 1000 लोग क्या कर रहे हैं? ज़्यादा बिजी हैं, लाइक नहीं कर पा रहे हैं। कर दिया करो भाई। मैम को रोम रोम, अच्छा रोम रोम खतरनाक नहीं हो गया? मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती इनसे, रोम रोम करेंगे। देखो एक बार मतलब नॉर्मल राम राम भी लिख सकते थे, हैं? देखो, द बैरियर्स टू पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल आर गिवन एज फॉलोज एक्सेप्ट फॉर दिस वन। बताओ एक बार, कौन सी एक चीज पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन को नहीं रोकती स्कूल में? बताओ एक बार। मतलब बैरियर नहीं है पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन में, पेरेंट्स के योगदान में स्कूल में बैरियर नहीं है, रुकावट नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम्स विद पॉलिसीज, एजुकेशन एंड एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिकेशन गैप, लेस अवेयरनेस ऑफ द रियल रोल स्कूल प्लेज इन डेवलपमेंट। चलो समझ लेते हैं एक बार, सब अलग अलग आंसर कर रहे हैं। एजुकेशन, प्रॉब्लम्स विद पॉलिसीज। देखो पॉलिसीज का पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट नाता नहीं है, कभी कभार पॉलिसीज बनती है, उसमें कुछ फीडबैक लिया जाता है, उसमें भी मान लो करोड़ों लोग हैं जो पेरेंट्स हैं, उनमें से कुछ परसेंट का योगदान रहा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और ये सब में, ठीक। तो डायरेक्ट पॉलिसीज में इन्वॉल्व पेरेंट्स नहीं होते। पॉलिसीज पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करने से रोकने के लिए नहीं बनाई जाती, उनके भले के लिए बनाई जाती है, पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह ऐड करने के लिए बनाई जाती है ताकि पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो स्कूल में। तो ये बैरियर नहीं हुआ, ये तो बल्कि हेल्पिंग हैंड हुआ। पॉलिसीज क्या कर रही है? हेल्प कर रही है पेरेंट्स को इन्वॉल्व होने में स्कूल के अंदर। बात करते हैं बी ऑप्शन की, एजुकेशन एंड एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। हाँ भाई, अगर एटीट्यूड ठीक नहीं है, पेरेंट्स को लगता है कि भैया फीस दी है, टीचर तो हमारा क्या है, जन्म से अधिकार है उस पे कि भाई बच्चे को छोड़ते आप, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे एटीट्यूड वाले पेरेंट्स, ऐसे एटीट्यूड वाले पेरेंट्स जो ये देखना ही नहीं चाहते कि बच्चा करता क्या है, उनके सेंसिटिव ही नहीं है वो, ऐसे एटीट्यूड के साथ क्या होगा, बैरियर बाधा होगी, वो स्कूल में आके हंगामा करेंगे या तो इंटरेक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक, एजुकेशन क्या है पेरेंट्स की, ये भी बैरियर बन सकती है कि वो समझ ना पा रहे हो क्या चल रहा है स्कूल में, या वाइस वर्सा। कम्युनिकेशन गैप का होना, स्कूल से बात घर तक पहुंच ही नहीं पा रही, जो कहना चाहते हैं टीचर या स्कूल वो वहां तक पहुंचता ही नहीं है, जो पेरेंट्स कहना चाहते हैं वो वहां तक नहीं पहुंचता स्कूल तक, तो ये भी एक बैरियर हो गया, ये भी एक रुकावट बन जाएगी। लेस अवेयरनेस ऑफ द रियल रोल स्कूल प्लेज इन डेवलपमेंट। जब पेरेंट्स अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है इस बात के प्रति कि स्कूल की भूमिका क्या है बच्चे के विकास में, तो वो ठीक से नहीं समझ पाएंगे स्कूल की इंपॉर्टेंस को, तो ये भी बैरियर बन जाएगा। तीनों बैरियर बन जाएंगे, बट ये तो हेल्पफुल है, पॉलिसीज तो हेल्पफुल होती है। नीतियों में जो कमी है, प्रॉब्लम्स विद पॉलिसीज, ये बेसिकली पेरेंट्स के साथ स्कूल के इन्वॉल्वमेंट में बैरियर नहीं है। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन मच बेटर है। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो थोड़ा घुमावदार है क्वेश्चन जरूर, बट समझना मुश्किल नहीं है कि ये डायरेक्ट तो नहीं, इसका कोई योगदान के नीतियों में कमी है तो इसलिए पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। कौन सी नीति है जो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होने से रोक रही है आज की डेट में? देखो एक बार, या कमी है तो डायरेक्ट पेरेंट्स और स्कूल तो सॉल्व नहीं करेंगे, पॉलिसीज तो ऊपर बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, which of the following activities is not involved for children in increasing self understanding and self esteem? आत्मसमझ और आत्मसम्मान वृद्धि में बच्चों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 आंसर कीजिए फटाफट से, लेट के क्वेश्चन नंबर 8 का। देखो एक बार, मैं मुझे ब्लॉक क्यों किया? जिया आपके कमेंट में पढ़ पा रही हूँ, अगर आप ब्लॉक होती तो मैं पढ़ ही नहीं पाती, है ना। अभी भी इतने महान लोग हो आप लोग, 1000 का डिफरेंस रहता है हमारे यहाँ लाइक और डिसलाइक रेशो में। डिसलाइक तो खैर कौन काउंट करता है, वो 1% लोग होते हैं। 3300 लोग देखेंगे तो सिर्फ 2300 लोग लाइक करेंगे। ये आपका धर्म है पहला, जब आप देखने आए और आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए एक बार, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रैक्टिस फ्रॉम नोट्स, पॉजिटिव फीडबैक एक्टिविटीज या ट्रस्ट एक्टिविटीज। अगेन क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार, क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हेल्पफुल नहीं है बच्चे की आत्मसमझ यानी उसकी खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, नॉट इन्वॉल्व फॉर चिल्ड्रन इन इंक्रीजिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एस्टीम। उसका जो आत्म सम्मान है और खुद को समझने की जो समझ है उसको बेहतर करने में किसका एक रोल नहीं है? एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चा जब एक्सप्रेस करता है चीजों को तो खुद को भी बेहतर समझ पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बेटर होगा। पॉजिटिव फीडबैक एक्टिविटीज, हाँ बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, जब फीडबैक मिलेगा वो जानेगा अपने बारे में। ट्रस्ट एक्टिविटीज, जहां पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। बट अगर हम बात करें प्रैक्टिस फ्रॉम नोट्स, तो इसका डायरेक्ट संबंध कुछ नहीं है बच्चे को खुद को समझने में और उसके आत्मसम्मान को बढ़ाने में, यहाँ पे उसका खुद का रोल नहीं है। मतलब वो खुद को कैसे समझ रहा है, यहाँ तो सब्जेक्ट की बात हो गई ना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्कूल टू डील विद हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए स्कूल में यदि स्कूल को डील करना है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ? कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज तो स्कूल में फेस करने ही पड़ेंगे ना टीचर्स को और स्टाफ को, क्योंकि बच्चे को किसी को भी कभी भी कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बचपन से देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, पहला ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर इन दी स्कूल प्रेमिसेस। देखो हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि हर स्कूल में, इतने दूर दराज के स्कूल है भारतवर्ष में, सब जगह पे डॉक्टर अवेलेबल हो। ठीक, फंड्स अवेलेबल फॉर हेल्थ इश्यूज। फंड्स को थोड़ी हम खिलाएंगे, बच्चा बीमार है हम फंड्स ले जाके उसके पास रख दे रहे हैं कि लो बेटा ये फंड है तुम्हारा। ठीक, टीचर्स, स्कूल नर्सेस, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हैव बेसिक नॉलेज अबाउट मैनेजिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अस्थमा एंड डायरिया। फिर है गुड स्ट्रक्चर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। भाई स्ट्रक्चर दिक्कत हो रही है बच्चों को हेल्थ में, स्कूल क्या करे, कौन सी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है किस चीज की? स्कूल टू डील विद हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट। बेस्ट तो ये है डॉक्टर हो, बहुत अच्छी बात है अगर है डॉक्टर तो, बट मिनिमम एटलीस्ट क्या होना चाहिए कम से कम? तो ये तो ज्यादा वाली बात हो गई। ठीक, फंड्स का यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, जब प्रॉब्लम हो ये फंड्स तो पहले यूज किए जाते हैं। टीचर्स, स्कूल नर्सेज, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हैव बेसिक नॉलेज अबाउट मैनेजिंग रेस्पिरेटरी, यानी जो सांस दिलाने से रिलेटेड जो फर्स्ट एड वाली एक्टिविटीज होती हैं वो हमें पता हो। बेसिक इन्फेक्शंस, अस्थमा, डायरिया में क्या करना है, बेसिकली हमें क्या हो, हमें बेसिक नॉलेज हो, बेसिकली हमें बेसिक नॉलेज हो। ठीक है, किसकी? फर्स्ट एड की, ये हम कह सकते हैं यहाँ सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें कितने लोगों ने आंसर सही किया। 69% ने, चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और इसके बाद, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेस्ट प्लेस फॉर अ स्कूल। भाई
निम्न में से कौन सा स्थान किसी विद्यालय के लिए सर्वोत्तम स्थान हो सकता है? मतलब स्कूल को होना कहाँ चाहिए, कौन सी जगह स्कूल के लिए बेस्ट जगह हो सकती है स्कूल बनाने के लिए या स्कूल के होने के लिए? बताइए एक बार। हंसते हुए बात क्यों लगती है? अच्छा धन्यवाद तनु। रुलाओगे क्या? इतनी तारीफ, आंख भर आई, बस आंसू नहीं आते बाहर। देखो एक बार, इसी को तो कहते हैं मेंटोस जिंदगी। ट्रीट करूँ मैं खुद ही खुद को इतने बेकार वाहियात जोक मार मार के। देखो एक बार, इनको जोक भी नहीं, पुअर जोक कहेंगे। मैंने न्यू अकाउंट बनाया है। अच्छा, तो आपने कुछ गड़बड़ की होगी जिया, तभी हमारे टीम मेंबर ने आपको ब्लॉक किया होगा फिर। चलिए लाइक शेयर करते रहिए और आंसर करते रहिए। आउट ऑफ द सिटी, शहर से बाहर, पॉल्यूशन से दूर, नेचुरल एनवायरनमेंट में, या लोकेलिटी सेफ फॉर स्टूडेंट्स। अगेन आपको वही फंडा बनाना है। कितनी गलतियां करते हो भाई? 64% तो ये कह रहे हैं। मतलब इतने आसान क्वेश्चन में मैंने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। 3% लोग कह रहे हैं कि मतलब पॉल्यूशन तो मैटर नहीं करता इनके लिए, ठीक। फिर 3% लोग ये कह रहे हैं, अभी आंसर चेंज हो रहे हैं ना। फिर 63% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, और 30% डी कह रहे हैं। पानी ढूंढ लो थोड़ा बहुत कहीं आसपास। फिर एक बात बताओ, नेचुरल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आतंकवादी आ जाए अचानक से, नेचर का ध्यान रखोगे? बच्चे की सेफ्टी का नहीं है फिर इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ द सिटी, चलो एक बार को मान भी सकते हैं, बट बहुत दूर होना भी फिर दिक्कत है। अवे फ्रॉम पॉल्यूशन, हाँ पॉल्यूशन से दूर होना जरूरी है, अच्छी बात है अगर ऐसा हो पाए तो, लेकिन मेन कंसर्न क्या रहेगा? मेन कंसर्न है इन अ लोकेलिटी सेफ फॉर स्टूडेंट्स। भाई वो लोकेलिटी होना चाहिए छात्रों के लिए सुरक्षित इलाके में होना चाहिए। अब सुरक्षित हर तरह से हो सकता है ये, चाहे वो टेरर से हो, चाहे वो एनवायरमेंट के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो नेचर के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो भीड़ भाड़ से दूर हो। तो सेफ का मतलब हर सब कुछ आ गया। ये तीनों ऑप्शन डी ऑप्शन में ही आ गए, क्योंकि सेफ में सब कुछ आ गया। इसी चीज का तो हमें ध्यान रखना है, इसी चीज का हमें क्या रखना है ध्यान, इन अ लोकेलिटी सेफ फॉर स्टूडेंट्स। भाई ठीक है, एक बार को शहर से बाहर हम हटा सकते थे, बट इट डिपेंड्स कि कितना दूर है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सिर्फ शहर में स्कूल नहीं होंगे। तो बाकी चीजें तो एक ऑप्शन में ही समाहित हैं, इन अ लोकेलिटी सेफ फॉर स्टूडेंट्स। सबसे मेन प्रायोरिटी है बच्चा सेफ रहे। अभी क्या प्रॉब्लम है, कोरोना में क्यों नहीं भेज रहे हम? भाई पॉल्यूशन की भी कमी हो गई, सिटी में भी चलो जा सकते हो, सिटी वाला ऑप्शन हटा दे तो नेचुरल एनवायरमेंट में भी भेज दोगे, लेकिन क्या है, सेफ नहीं है। सेफ किस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है? हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे साइकोलॉजिकली सेफ हो, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो, बेसिकली सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी है। किस चीज के लिए? बच्चे के लिए। नहीं तो कोई क्यों भेजेगा रिस्क पे स्कूल? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इतनी गलतियां आप लोग करते हो कि रोना आ जाता है कई बार। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, ये लीजिए पोल। व्हाट मेक्स वन अ फ्रीक्वेंट टारगेट ऑफ वर्बल अटैक्स? मौखिक हमलों का लगातार लक्ष्य किस रूप में सामने आता है? मतलब वर्बली बार बार अटैक किया जाए। शिखा शर्मा कह रही मैंने डी दिया था दीदी। हाँ ठीक है, मान लिया। तो वर्बल मौखिक हमलों का लगातार लक्ष्य किस रूप में सामने आता है? एक्सेप्टेंस ऑफ कॉलीग्स, सोशेबिलिटी ऑफ पीयर्स, पीयर प्रेशर, या हेरेसमेंट ऑफ पीयर्स। मतलब मौखिक रूप से टारगेट किया जा रहा होगा, तो ये किस चीज से जुड़ी हुई बात है? तो हम में से कोई भी आंख बंद करके बता देगा कि जब वर्बली अटैक कर रहे हैं, किसी को बुली कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दैट मींस हेरेसमेंट हो रहा है बच्चे का पीयर ग्रुप्स के द्वारा, या बच्चा कर रहा होगा इसका साथियों का उत्पीड़न। जो भी है बेसिकली यहाँ पे बात होगी हेरेसमेंट की, क्योंकि वर्बल अटैक किए जा रहे हैं। ठीक है, उत्पीड़न हो रहा है। पीयर प्रेशर में जरूरी नहीं है वर्बल ही हम यूज करें, कई बार ये सबकॉन्शियसली हम अज्यूम भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन डी है, इसलिए डी के साथ जा रहे हैं। सी में भी कमी बहुत ज्यादा नहीं थी। ठीक है जी, तो 11 क्वेश्चंस थे आज, डी ऑप्शन यहाँ सही है। कितने आपके ठीक हुए ये आप बता दीजिएगा कमेंट करके। और एक और पोल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ, किस चीज़ के लिए, ये बताने के लिए कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक तो आप कर ही सकते हैं, साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी ना करें और बैठ के 8 घंटे पढ़ लें तो मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। फिर आप मत कीजिए लाइक, मत कीजिए शेयर, बस पढ़ लीजिए, है ना। चलिए फिर 7। यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे सीटेट 2021, जो कि जनवरी 31 को एक एग्जाम हुआ था आपका, लास्ट सीटेट एग्जाम। उसका पूरा पेपर जो कंप्लीट एग्जाम है आपका, जो कंप्लीट पेपर है 150 मार्क्स का, यानी 150 नंबर का पेपर, उसको डिस्कस करेंगे। कहाँ से क्वेश्चन और कैसे आप बेहतर तरीके से एग्जाम को डील कर सकते हैं। तैयारी शुरू करने से पहले जिन्होंने बिल्कुल शुरू ना भी की हो ना अभी सीटेट की तैयारी, उनको भी एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर खोल करके देख लेना चाहिए, चाहे आपकी पढ़ाई रेगुलर आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। रूढ़िवादिता को दर्शाता है ये स्टेटमेंट। कैसे? वही कि किसी एक लिंग के लिए कोई काम बिल्कुल ठीक नहीं है, कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ऐसा स्टेटमेंट जो पहले समाज में चला रहा हो, उसी चीज को प्रमोट किया गया है, यहाँ चैलेंज नहीं किया गया। और हमें चैलेंज करना है इसको एज अ टीचर, हमें इसके अगेंस्ट बात करनी है, या हम कह सकते हैं इसको चैलेंज करके हम चलेंगे, जिससे कि जेंडर न्यूट्रल रहना है आपको एक टीचर के रूप में। जेंडर न्यूट्रल का मतलब क्या है? तटस्थ, लिंग तटस्थ। मतलब आपकी भाषा में जरूरी नहीं है कि आप लड़कियों की तरफ झुकें या लड़कों की तरफ झुकें, आप बैलेंस वे में रहें या इक्विटी का पालन करें, मतलब जहां पे जिस चीज की जरूरत है उसका यूज करें। खैर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आता है सीटेट में, और पूछा भी जाता है कि एक बच्ची है, उसकी दादी उसको पिकनिक पे जाने से मना कर रही है। स्कूल का एक पिकनिक है, कह रही हैं कि लड़कियां हमारे घर से बाहर नहीं जाती। लड़के हो तो कोई बात नहीं, रात को भी बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां रात को किसी अपनी फ्रेंड के यहाँ नहीं रुकेंगी, वो कहीं पिकनिक पे नहीं जाएंगी, वो कुछ स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगी, कबड्डी नहीं खेलेंगी, क्योंकि ये तो लड़कों के काम है। इस तरह की चीजें। सिंपल आंसर है जेंडर स्टीरियोटाइप, और स्टीरियोटाइप ऑप्शन में नहीं है तो बायसनेस। स्टीरियोटाइप वो जो पहले से चला रहा है, बायसनेस दोनों में से किसी भी तरफ। अगर आपने लड़के के साथ भी गलत किया, अगर आपका व्यवहार लड़के के साथ गलत है और लड़की की तरफ झुका हुआ है, तब भी आप जेंडर बायस हैं। ठीक है, आपको बैलेंस में लानी है सिचुएशन। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है आपका, एक क्वेश्चन पक्का आता है जेंडर स्टीरियोटाइप पे। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम
एक प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो होती है जहां लर्निंग को ग्रुप्स में कोऑपरेशन, सहयोग के थ्रू लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है, जॉन डुई भी इसकी बात करते हैं, है ना, जहां चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए, जहां बच्चे को सेंटर में रखा जाए, बच्चा केंद्र में है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम प्लान होता है, ठीक है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम आवर टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, लचीलापन चाहिए हमें, फिक्स्ड रिजिडिटी नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो ये नेगेटिव हो गया एक तरह से। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं करानी, कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन पे जोर देना है, ठीक, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना कि आपस में सर फोड़ के मर जाओ, जिंदगी भर कभी खुश मत रहो, ठीक, ये नहीं करना हमें। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की संरचना के लिए, ज्ञान के निर्माण के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आप बच्चे को दो कि वो ये भी एक्टिविटी कर सकता है, वो दूसरी भी एक्टिविटी कर सकता है, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो एक्टिविटी कर सकता है, जिससे उसकी नॉलेज बेहतर हो। आप असाइनमेंट दे सकते हो, एक्टिविटी करा सकते हो, कुछ भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ये बात तो अच्छी लग रही है सुनने में, क्यों? क्योंकि बच्चा एक्टिव है, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, जो बात बच्चे के हित में है, उसको कोई नकार नहीं सकता आपको एक नंबर दिलाने से और एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बनाने से, ठीक। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, देखो लेबलिंग सबसे खराब चीज है, आप ठप्पा नहीं लगा सकते, अरे ये तो थर्ड आता है, अरे ये तो सबसे लास्ट आता है, ये तो टॉपर है, ऐसा नहीं करना हमें, है ना। इससे क्या होगा, बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम है उस पर प्रभाव पड़ेगा, कुछ अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो समझेंगे, कुछ बिल्कुल बेकार समझने लगेंगे। लेबलिंग नहीं करनी होती, तो फिक्स्ड करिकुलम की जगह फ्लेक्सिबिलिटी, कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन होना चाहिए था, लेबलिंग की जगह हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे जिसमें जो क्षमता बेहतर है, जो फर्स्ट नहीं आ रहा उसमें बाकी तो कुछ तो अच्छा होगा ना, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो आप लेबल ना करें। तो यहां पे आंसर क्या सही हुआ, सिर्फ सी ऑप्शन। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके दो आप बच्चे को, अपॉर्चुनिटीज इतना प्यारा शब्द है, अगर आप सीटेट में याद रखना चाहते हैं, इन जनरल भी जितना हो सके आप अवसर दीजिए बच्चे को एक्टिविटी करने के, और जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है ना, जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करे, वो बेस्ट ऑप्शन, अगर बाकी तीन नेगेटिव है तो, ठीक है जी, क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5-5 मिनट का ब्रेक आपको मिलेगा जैसे एक सेक्शन खत्म होगा, जब 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसमें सबसे ज्यादा देर लगेगी सीडीपी में, क्योंकि एक तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है और ऊपर से डिटेल में समझेंगे, ठीक। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, दूसरे ईवीएस करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश, इस तरह से चलेंगे मैथ्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 देखिए, कोई कह रहा है आई डिसलाइक्ड, जैसे एज इफ आई केयर है, कोई फर्क खास पड़ता नहीं है, ये सब मोटिवेशन के लिए होता है। अभी 4550 लोग देख रहे हैं, मतलब 4500 लोग, जिसमें से 27 लोगों ने लाइक किया और सारे करते भी नहीं, उस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। ये खुशी के लिए कहा जाता है, आपको मोटिवेट करने के लिए या मुझको मोटिवेट करने के लिए, कई बार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों को लगता है जैसे मेरी जायदाद जो है आपके नाम लिख जाएगी अगर आपने डिसलाइक कर दिया तो, है, बहुत बहुत छोटी जिंदगी कर लोगे, खुश रहो यार, जो करके खुशी मिले वो करो, डिसलाइक हो चाहे लाइक। देखो, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, आवर टीचर डिसाइड्स टू प्रोवाइड क्यूज एंड हिंट्स इन फॉर्म ऑफ व्हाट, व्हाई, हाउ। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्कीज थ्योरी, दिस स्ट्रेटजी ऑफ टीचर विल, एक गतिविधि के दौरान एक एक्टिविटी हो रही थी, ठीक, छात्रों को संघर्ष करते देखा, मतलब उन्होंने देखा कि बच्चे अटक रहे हैं कहीं, तो जो एक टीचर है उन्होंने हिंट दिया, उन्होंने संकेत दिए, हिंट दिए, कुछ क्वेश्चन पूछे, क्या, क्यों, कैसे, मतलब